हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। आज मैं इसमें आपको लगभग दो थ्योरम कराऊंगा, एक कप्पा की और एक टाउ की। तो देखते हैं पहली थ्योरम क्या है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब है पहले हम सीधा प्रूफ करेंगे और सफिशिएंट कंडीशन में जो प्रूफ आया उससे फिर वो क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसको प्रूफ करेंगे। चलिए, sufficient condition for a curve to be straight line is that the curvature tau equal to 0। ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है तो कप्पा 0 होगा। ये तो मैं नेसेसरी में करूंगा और सफिशिएंट में कहूंगा जब कप्पा 0 है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। बस ये छोटी सी बात आपको समझनी है। बस ये एक ध्यान रखना, वेक्टर में जब दो वेक्टर होते हैं तो उनकी स्ट्रेट लाइन जब कांस्टेंट वेक्टर हो तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन हम कैसे बनाते हैं वो इंटर में आपने पढ़ ली होगी, आप अच्छी तरह जानते हैं और मैंने एक दो जगह स्ट्रेट लाइन को यूज भी करी है। ठीक है, तो चलिए पहले नेसेसरी कंडीशन प्रूव करते हैं। नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में कोई कर्व लेंगे स्ट्रेट लाइन की, तो लिख रहा हूं लेट कर्व बी स्ट्रेट लाइन। कोई भी हमने कर्व ले ली जो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तब देन इट्स वेक्टर इक्वेशन क्या होगी इसकी। वेक्टर इक्वेशन यहां मैं लिखे देता हूं, आर इक्वल टू एस तो हम लेंगे ही लेंगे कांस्टेंट सी प्लस डी, वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट वेक्टर। ये स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी होगी, कहीं कहीं आर बराबर एस ए प्लस बी लिख रहा है, एस सी प्लस डी लिख रहा है, कुछ भी लिख दो। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये आपको मालूम होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन की वेक्टर में इक्वेशन क्या होती है इंटर में शुरू में ही पढ़ाते हैं, छोटा सा इसका टॉपिक है। आइए, अब हमें ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो हमें ये प्रूफ करना है कि कप्पा 0 होगा। चलिए, तो इसका एक बार डिफरेंशियल करते हैं। क्या दे रखा है, नाउ आर इक्वल टू एस सी प्लस डी, एक बार डिफरेंशियल डी आर अपॉन डी एस। कितना हो गया इसका, बोलिए एक बार डिफरेंशियल करिए इसका, तो क्या रह गया सी। डी कांस्टेंट है, ये 0, एस का हो गया 1, तो क्या रह गया सी। दोबारा डिफरेंशियल इसे यहां लिखे देता हूं, इसका मतलब आर डैश बराबर आ गया सी। दोबारा डिफरेंशियल डी स्क्वायर आर अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ आर डबल डैश की वैल्यू 0। इसे डबल डैश लिख सकते हैं। मैं यहां अगर इसका मॉड कर दूं, आर डबल डैश का मॉड इक्वल टू 0, और मैंने आपको फेरनेट फॉर्मूले सब पढ़ाए हैं, ये कप्पा की वैल्यू होती है, इसका मतलब कप्पा इक्वल टू 0। ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब मुझे सफिशिएंट कंडीशन में ये कप्पा लेके चलना है और प्रूफ करके दिखाना है कि ये स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर? आपको वेक्टर की केवल स्ट्रेट लाइन मालूम होनी चाहिए कि आर इक्वल एस सी प्लस डी, मतलब आर वेक्टर होगा, एस स्केलर, और ये क्या है सी और डी कांस्टेंट वेक्टर है। क्लियर? आइए तो सफिशिएंट कंडीशन लेते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में मान लीजिए लेट कप्पा 0 है और कप्पा को मैं लिख सकता हूं आर डबल डैश का मॉड इक्वल टू 0। मॉड हटा दीजिए तो यहां आर डबल डैश आ गया 0। एक बार इसका इंटीग्रेशन करिए ऑन इंटीग्रल, एक डैश खत्म हो जाएगा और यहां कोई कांस्टेंट आ जाता है। इंटीग्रेशन करने पर आरएचएस में कांस्टेंट आता है। दोबारा करिए अगेन ऑन इंटीग्रल, तो ये डैश भी हट जाएगा, यहां सी एस प्लस फिर कांस्टेंट आ जाएगा। हमने देखा ये वेक्टर की स्ट्रेट लाइन बन गई, तो मैं क्या लिखूंगा, विच इज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट वेक्टर। तो ये छोटी सी थ्योरम कई बार एग्जाम में आई है, बहुत ही मस्त और बढ़िया थ्योरम है, हर पॉइंट समझ में आया होगा, बस आपको ये स्ट्रेट लाइन ध्यान रखनी है। क्लियर? चलिए, तो थ्योरम नंबर 2 देखिए, ये टाउ के लिए है, इसको समझते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ए गिवन कर्व बी ए प्लेन कर्व। ये कह रहा है कोई भी कर्व यदि वो प्लेनर हो जाए, प्लेनर कब होगी कि कर्व जैसे एक
छल्ला है या चूड़ी ले लेते हैं, कांच की चूड़ी, अगर ये प्लेन है आपका बोर्ड, तो वो इस प्लेन पर पूरे पे फिक्स आ जाएगी। किधर से भी ये नहीं है कि इधर से चूड़ी ऊपर उठ रही है, इधर से नीचे जा रही है या इधर से, फिक्स आएगी। तो चूड़ी वो क्या हो जाएगी, कर्व प्लेनर हो जाएगी। और जब कर्व प्लेनर होगी तो उस पर जो बाइनॉर्मल बी, ये यूनिट वेक्टर बी था, वो फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। आइए डायग्राम में समझते हैं, एक एक लाइन समझाऊंगा आपको। ये टेंजेंट वेक्टर है यूनिट वेक्टर, और ये प्रिंसिपल नॉर्मल है। अब यहां जो हम बनाते थे ऐसे, ये बी कैप बाई नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर कब होती है, तो दो तो मैं बोर्ड पे बना सकता हूं क्योंकि ये 2 डायमेंशन है। तीसरा मैंने ये यहां खड़ा कर दिया। अब ये जो बी है ये इसके भी परपेंडिकुलर है और देखो इसके भी परपेंडिकुलर है, तब कहते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब हमने कोई चूड़ी ले ली, अगर चूड़ी और कहां होगी, वो केवल ऑस्कुलेटिंग प्लेन में, ये भी लिख रहा है लेट द प्लेन कर्व दैट इज टाउ इक्वल 0 एट ऑल पॉइंट पर, हर पॉइंट पर। ये नहीं है कि चूड़ी इधर से उठ रही है इधर से नहीं उठ रही, चारों तरफ चूड़ी बिल्कुल इस प्लेन पर, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, इस पर सटनी चाहिए, टच होनी चाहिए हर पॉइंट पर। तभी ये वाला जो, जब ये फिक्स हो जाएगा, ये कर्व एक प्लेन बन जाएगी। कर्व क्या बन जाएगी, एक प्लेन बन जाएगी, मूव नहीं करेगी, तो ये वाला बाइनॉर्मल फिक्स होगा। क्या होगा, ये फिक्स होगा, जिसे हम बी कैप कहते हैं। यही लिखा है लेट द कर्व बी ए प्लेन कर्व। जो कर्व है वो क्या होनी चाहिए, मान लीजिए वो एक कैसी है, प्लेन कर्व है, अर्थात इसमें है। देन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व। अगर आप, ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, अगर आप ऐसा पूरा छल्ला लेंगे तो वो इस पर टच हो जाएगा। और ये छल्ला इधर से ऊपर उठ रहा है, इधर से नीचे जा रहा है, इधर से, तो ये टच नहीं होगा, हर पॉइंट पर टच नहीं होगा। जब हर पॉइंट पर टच नहीं होगा तो ये प्लेनर नहीं बनेगा, तो ये जो है बाइनॉर्मल, ये भी फिक्स नहीं हो सकता। ये फिक्स कब होगा, जब ये कर्व है सर्किल की, ये कर्व इस प्लेन पर फिक्स हो। ये कर्व अपने आप को एक प्लेन बना ले, प्लेनर बन जाए, और प्लेनर बन जाएगी तो फिक्स हो जाएगी। और जब ये फिक्स होगी तो इस पर ये बाइनॉर्मल भी फिक्स होगा। तब ये कह रहा है कर्व जस्ट समझ गए तुरंत, द प्लेन कंटेन मींस जानते होंगे रखना, द कर्व इज फिक्स्ड। तो कर्व क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। जब ये कर्व फिक्स हो जाएगी दैट इज प्लेनर बन जाएगी, प्लेन हो जाएगी। सो दैट द यूनिट वेक्टर बी एलोंग बाइनॉर्मल, इसके एलोंग क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट इज बी कैप इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर, कांस्टेंट हो गया। इसका एक बार डिफरेंशियल करूं db कैप अपॉन ds, तो ये क्या होगा, 0 होगा। क्लियर, मॉड लगा देता हूं db कैप अपॉन ds, तो भी ये क्या होगा, 0। और इसको हम कहते हैं टाउ इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया। तो मैंने क्या इसमें प्रूफ किया अभी, कि जब कर्व फिक्स है, कर्व एक प्लेनर है, तब टाउ 0 है। अब मैं सफिशिएंट में प्रूफ करूंगा कि टाउ 0 है तो तो कर्व क्या होगी, फिक्स होगी। जब टाउ 0 है तो कर्व कैसी होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए अब, ठीक है, चलिए तो अब सफिशिएंट कंडीशन में हम लेके चलेंगे टाउ बराबर 0। लेट टाउ इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट ऑफ द कर्व। दैट इज, जब टाउ इक्वल टू 0 है तो हम लिख सकते हैं टाउ की जगह पर dv अपॉन ds का मॉड इक्वल टू 0। इसका मतलब dv अपॉन ds इक्वल टू 0। ऑन इंटीग्रल करें तो b इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। ये b कैप, अभी तक मैंने ये देखा कि केवल ये जो बाइनॉर्मल है ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मुझे ये सिद्ध करके दिखाना होगा कि कर्व क्या है, प्लेन पर फिक्स है। अगर कर्व प्लेन पर फिक्स हो गई तो इसका मतलब ये बात सही है। यही मुझे प्रूफ करना है कि जो प्लेन पे कर्व है वो कैसी होनी चाहिए, फिक्स। कब, जब टाउ बराबर 0 लेके चल रहा हूं तो कर्व प्लेन पर कैसी हो, फिक्स हो। आइए, जब ये कांस्टेंट है, अब मैं मान के चल रहा हूं, इसके बाद नाउ अपनी तरफ से मैं ले रहा हूं कुछ d अपॉन ds r डॉट b। आर तो आप समझते हैं पोजीशन वेक्टर है, आर इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और बी यहां यूनिट वेक्टर है, यही चलेगा बी हर जगह, बाइनॉर्मल कैप वाला। डिफरेंशियल करिए इसका, डी आर अपॉन डी एस डॉट बी प्लस आर डॉट डी बी ओवर डी एस। यहां तक कोई परेशानी? आइए, ये डी आर ओवर डी एस को हम टी कहते हैं, और ये बी प्लस आर डॉट डी बी ओवर डी एस, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर हैं तो इसका मान होगा 0 प्लस आर, इसका मान यहां से 0 है
जीरो, क्योंकि ये दे रखा है dv अपॉन ds इक्वल टू जीरो, और ये क्या है, टी कैप इज परपेंडिकुलर बी कैप बाई नॉर्मल। इसका मतलब ये टोटल जीरो हो गया। हमने देखा d अपॉन ds r डॉट बी इक्वल टू जीरो आ गया। इंटीग्रेशन कर देते हैं ऑन इंटीग्रल, तो r डॉट बी कैप है यहां पर, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट। अब यहां का नजारा देखो, यहां तक तो आपने कर लिया होगा, ये कांस्टेंट है, तब क्या होगा, इसको एक बात बताइए, मैं यहां लिखे देता हूं, चलो यहां दिखाई दे रहा होगा, ये बी कैप को यहीं ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये देखिए ए डॉट बी अपॉन बी का मॉड, यहां ए डॉट बी कैप को मैं लिखे देता हूं ए, बी कैप का मतलब क्या होता है, बी अपॉन बी का मॉड। अब ये प्रोजेक्शन, या प्रोजेक्शन दिखाऊंगा तभी तो फिक्स करके बताऊंगा। अब ये प्रोजेक्शन की डेफिनेशन हो गई, कैसे, ये मैंने लिख दिया ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, ये बन गया प्रोजेक्शन ऑफ ए, और किस पे हो गया, ऑन बी पर। जैसे सपोज करो मैं यही लिख देता हूं, यहां दिखाई दे रहा होगा, यहां मैंने ये दो वेक्टर ले लिए, एक ये और एक ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। यहां से इस पर अगर ये प्रोजेक्शन पड़े ओ एम, तो ये प्रोजेक्शन कहलाएगा ये वाला। तो थोड़ा सा मैं यहां साफ करके जब बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, तो मैंने इतना प्रूफ कर लिया था, आर डॉट बी कैप क्या आ गया था, हमारा कांस्टेंट आ गया था। अब एक बात बताइए, बी कैप को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बी कैप का मतलब बी अपॉन बी का मॉड, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूं आर डॉट बी अपॉन बी इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर। अब ये कांस्टेंट कब है, इसका मतलब क्या रहा, पहले ये देखिए, आर डॉट बी अपॉन मॉड बी, इसका मतलब रहा प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन बी पर। देखिए यहां मैंने ये कोई वेक्टर ले लिया बी, और इस पर कोई पोजीशन वेक्टर आर डाल दिया, तो ये जो प्रोजेक्शन कहलाएगा ओ एम, ये प्रोजेक्शन ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो अब यहां प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन बी पर, और इसे मैं क्या कह दूंगा, ओ एम, ये क्या है, ओ एम है जो कांस्टेंट है, और ये भी क्या है, कांस्टेंट है। अब एक बात देखिए, आपको ये पता है, मैं यहां लिखे देता हूं, यहां दिखाई दे रहा होगा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, लिख सकता हूं। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, आर डॉट बी कैप आर, और ये क्या है, बी कॉस थीटा, ये तो यूनिट वेक्टर है वन, सिर्फ बचा आर कॉस थीटा। अब आप एक ही बात बताना, ये अगर मैंने प्रोजेक्शन है लंब ये थीटा, तो ये कर्ण ये आधार हो गया, तो ये जो मैं कह रहा हूं ये जो कांस्टेंट है, अब यहां समझना, ये प्लेन इस पर देखिए यहां पर, कि अगर मैं इसको इस प्रकार, एक ये तो लाइन हमारे पास ये है और एक ये है, हमारे पास ये दो लाइन है, इनके बीच में ये एंगल है, और ये जो है आपका हाइपोटेनियस से इस पर परपेंडिकुलर, जिसे मैंने प्रोजेक्शन कहा। अगर ये आर कॉस थीटा निकलता है, क्या निकलता है यहां से, ओ एम इक्वल टू आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा क्या बनता है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है, ये कहिए क्या कहिए, ये कांस्टेंट है, ये रहा कांस्टेंट। तो ये जब कांस्टेंट है, इसका मतलब ये इस कर्व के, इसके अंदर कर्व है कोई जिसका बेस ये है, और बेस अगर कांस्टेंट है तो वो कर्व जो थी क्या थी, प्लेन में फिक्स थी, वो लाई करेगी इस प्लेन को। देन द कर्व लाई ऑन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। समझ गए कि अगर ये देखिए, ये मैंने निकाल दिया, ये ओ एम आर कॉस थीटा प्रोजेक्शन, और ये प्रोजेक्शन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो कर्व है इस प्लेन के अंदर क्या है, फिक्स है। यही तो प्रूफ करना था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है।